हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं CHE 05 यूनिट 3 स्टीरियो केमिस्ट्री 2। इसके कुछ टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में अपलोड किए थे और हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है रेसिमिक मिक्सचर एंड देयर रेजोल्यूशन। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है और रेजोल्यूशन क्या होता है। रेसिमिक मिक्सचर हम सबसे पहले समझ लें। अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग, ऐसा मिक्सचर विच कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ ईच इनएंशियोमर ऑफ अ कंपाउंड। अब कोई ऐसा कंपाउंड जिसके जो इनएंशियोमर्स हैं उनका मिक्सचर हो बट इन इक्वल अमाउंट्स, हम बोलेंगे कि ये मिक्सचर कौन सा है, रेजिमिक मिक्सचर। अब रेजिमिक मिक्सचर को हम कैसे लिख के कैसे बताएंगे, इस साइन से, प्लस माइनस के साइन से जो ब्रैकेट में होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्योंकि वो इक्वल अमाउंट ऑफ इनएंशियोमर के मिक्सचर से बनता है रेजिमिक मिक्सचर। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या वो इनएंशियोमर और रेजिमिक मिक्सचर जो उनसे बना है, क्या उनकी सभी प्रॉपर्टीज सेम होंगी? नहीं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रेजिमिक मिक्सचर की प्योर इनएंशियोमर से डिफरेंट होती हैं। अब कैसे? जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास एक लैक्टिक एसिड है जिसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब लैक्टिक एसिड का एक इनएंशियोमर ये लैक्टिक एसिड का है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 326 केल्विन। अब रेजिमिक मिक्स जो ये है इनएंशियोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर इसके रेजिमिक मिक्सचर की बात करें तो वो है 291 केल्विन। तो ऐसे ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट इनएंशियोमर और रेजिमिक मिक्सचर का डिफरेंस है, कितना है? 326 और दूसरे का है 291 केल्विन। और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो रेजिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और रेजिमिक मिक्सचर इज कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ इनएंशियोमर्स। तो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ वन इनएंशियोमर इज कैंसल आउट विद बाय एन इक्वल एंड ओपोजिट रोटेशन ऑफ द अदर इनएंशियोमर। क्या है कि इसमें, क्योंकि हमें पता है कि जो इनएंशियोमर है उनके इक्वल अमाउंट से बना, अब इक्वल अमाउंट से बना तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करी जाए तो ऑप्टिकल जो रोटेशन होगी, एक इनएंशियोमर का जो इफेक्ट है वो दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाता है। अब जो इनएंशियोमर से बनने वाले मिक्सचर को जो इसका जो प्रोसेस होता है जिससे कि इनएंशियोमर से रेजिमिक मिक्सचर बने, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेजिमाइजेशन। रेजिमिक मिक्सचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्योर इनएंशियोमर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेजिमाइजेशन। अब रेजिमाइजेशन होता कैसे है, कैसे रेजिमिक मिक्सचर बनता है? तो एक तो सिंपली आप कर सकते हैं कि इक्वल अमाउंट ले लें इनएंशियोमर्स का, कोई 2 इनएंशियोमर्स, उनको आपस में मिक्स कर दें, सिंपली मिक्स करें, या फिर ऐसे कुछ रिएक्शंस करवाई जाएं जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बारे में डिटेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि या तो इनएंशियोमर को सिंपली मिक्स करके या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा कर भी रेजिमाइजेशन प्रोसेस किया जा सकता है। अब रेजिमिक मिक्सचर हो गया, रेजिमाइजेशन हो गया, रेजोल्यूशन क्या होता है? अब जो रेजिमाइजेशन में था मिक्सचर को जोड़ना, मिक्सचर को बनाना, 2 चीजों को जोड़ के। अब अगर उन्हीं 2 चीजों को उसी रेजिमिक मिक्सचर से क्या जो इनएंशियोमर है दोबारा से बन सकते हैं, क्या अलग हो सकते हैं, जिसका नाम है रेजोल्यूशन। द सेपरेशन ऑफ एन रेजिमिक मिक्सचर इनटू इट्स इनएंशियोमर इज नोन एज रेजोल्यूशन। अब जो फर्स्ट टाइम रेजोल्यूशन किया गया था वो टार्टेरिक एसिड का किया गया था, विच इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट। वो किसका प्रोडक्ट था? इट इज अ बाय प्रोडक्ट एक्चुअली। किसका बाय प्रोडक्ट था? वाइन का। तो इट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ वाइन मेकिंग फाउंड एज इट्स डेक्स्ट्रा रोटेटरी 2R 3R स्टीरोआइसोमर बना था, जो कि इनएक्टिव था। अब इनएक्टिव जो सैंपल था टार्टेरिक एसिड का, वो क्या था एक्चुअल में? वो एक रेजिमिक मिक्सचर था। अब रेजोल्यूशन करने के लिए ऐसे कौन से मेथड्स हैं? अगर हम सिंपली मेथड्स करें जैसे कि हम वैसे यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये रेजोल्यूशन के केस में इतना पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो रेजिमिक मिक्सचर में क्या किससे बनते हैं, इनएंशियोमर से, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इनएंशियोमर्स की सेम होती है। तो अगर ऐसा है तो उसे सेपरेट कैसे करेंगे? सेपरेट करने के लिए ये सारे मेथड्स जो हैं इनमें कुछ ना कुछ वो किसी न किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के लिए कुछ अलग प्रॉपर्टी है जिसपे वो डिपेंड करते हैं, तभी किसी मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज ही सेम होंगी तो किसके बेसिस पे इन प्रोसेस को यूज करके सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो सकता है? इट इज पॉसिबल ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कायरल रिएजेंट। कि कायरल रिएजेंट
रिएजेंट बना दिया जाए तो क्या होगा, जो एनेंशियोमर होगा, एक एनेंशियोमर, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। एनेंशियोमर मिक्सचर इज ट्रीटेड विद कायरल सब्सटेंस। जो एनेंशियोमेरिक मिक्सचर है किसी कायरल सब्सटेंस के साथ उसे अगर रिएक्ट करवा देंगे तो एक मिक्सचर बनेगा। वो मिक्सचर क्या होगा, डायस्टीरियोमर्स होंगे। अब डायस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हैं कि वो डिफरेंट होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई, अब उसे सेपरेट करना इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल, सपोज रेजोल्यूशन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ डायस्टीरियोमर्स। कैसे? अगर रिजॉल्व करना हो, सपोज कीजिए एक एसिड है A विच इज प्रेजेंट एज अ मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर A एंड दोनों ही फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है जो एसिड A है। ऐसे ही अगर उसकी रिएक्शन करवाई जाए किसी B के साथ, किसी B कंपाउंड के साथ, कैसे आप डायग्राम में समझेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। क्या है कि एक रेजिमिक मिक्सचर है ऑफ अ कायरल कंपाउंड, एक मिक्सचर है, उसे रिएक्ट करवाया गया एक रिजॉल्विंग रिएजेंट के साथ। अब क्या हो सकता है, या तो ये दोनों बन सकते हैं या फिर ये दोनों बन सकते हैं। देखिए, सेम और डिफरेंट साइन के साथ ये बन सकते हैं, तो यही तो पॉसिबिलिटीज थी। अब ये जो बना है, अब इसे सेपरेट अगर करना चाहेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी इसे रिजॉल्विंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया गया तो डायस्टीरियोमर प्रोडक्ट बनेगा। अब डायस्टीरियोमर प्रोडक्ट बन गया है तो इसे सेपरेट करना इजी हो जाएगा। कैसे? अब इसे सेपरेट इसे भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो एनेंशियोमेरिक मिक्सचर बना था उसके बाद में ये डायस्टीरियोमर्स बन गए हैं। डायस्टीरियोमर्स अब यहाँ पे बन गए हैं तो इसका मतलब इसे सेपरेट कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। अब ये क्या होगा, सिंगल एनेंशियोमर ऑफ अ कंपाउंड। ये क्या था जो हमने यूज करा था, रिजॉल्विंग एजेंट। ये भी एक सिंगल एनेंशियोमर बन गया, ये भी ओरिजिनल रिजॉल्विंग एजेंट है। तो हमें क्या पता चला कि अगर जो मिक्सचर हमने लिया था उसे रिजॉल्विंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाया, उसके बाद एनेंशियोमेरिक मिक्सचर था, मिक्सचर बनने के बाद उसके डायस्टीरियोमर बने, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज अब डिफरेंट होगी तो ये सारे के सारे अलग हो गए हैं। अब डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करोगे, फिगर बी में चूज ईदर ऑफ एनेंशियोमर ऑफ बेस बी। कौन सा, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला चूज कर लो। प्लस वाला मैंने किया तो क्या करोगे, इट इज एडेड टू मिक्सचर ऑफ एसिड ए, तो डायस्टीरियोमर बनेंगे दो तरह के। वो डायस्टीरियोमर अब सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स। अब एंड में क्या था, इंडिविजुअल हमें एसिड ए मिल गया था और उसे दीज आर देन रीजनरेट फ्रॉम द डायस्टीरियोमर बाय ट्रीटमेंट विद मिनरल एसिड। अब ये थी सारी की सारी डायग्राम। तो इसका मतलब है रेजोल्यूशन प्रोसेस जो अगर एनेंशियोमेरिक रेजिमिक मिक्सचर का करना हो तो उसके लिए हमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंट करना जरूरी होगा। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली अकरिंग एसिड एंड बेसिस। ये तो मैंने ए और बी जनरल केस दिखाया था, लेकिन ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एसिड है टार्टेरिक एसिड, मेलिक एसिड, और बेसिस में है मेंडेलिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक इज एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ये क्या होता है, टू ऑब्टेन एन ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। अगर हमें किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव मटेरियल से ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल तैयार करना हो, मतलब कि अगर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है ऑप्टिकली इनएक्टिव और प्रोडक्ट में हमें चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, तो क्या करना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी दैट इन सम वे द रिएक्शन सो इन्फ्लुएंस दैट, ऐसे रिएक्शन हो दैट ओनली वन ऑफ द टू एनेंशियोमर इज सेलेक्टिवली ऑब्टेन्ड। ऐसे रिएक्शन करवाई जाए, ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाए कि दोनों एनेंशियोमर से एक एनेंशियोमर सेलेक्टिव हो, एक ही एनेंशियोमर वहां पे रिएक्ट कर पाए। ऐसी सिंथेसिस को बोलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस, कि सिमेट्रिक नहीं है, सेम नहीं है दोनों के लिए, दोनों में भेदभाव किया गया है, तो इट इज नोन एज एसिमेट्रिक सिंथेसिस। अब एसिमेट्रिक सिंथेसिस दो तरह की हो सकती है, या तो कंप्लीट हो जाए या फिर आधी हो जाए। पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस या फिर एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। पार्शियल कैसे होती है, एन ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट इज अप्लॉय। उसमें जो रिएजेंट होता है वो कौन सा लेना होता है, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट लेना होता है। लेकिन एब्सोल्यूट के केस में डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट, उसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट इज अफेक्टेड बाय यूजिंग ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्वेंट और कैटलिस्ट। लेकिन यहाँ पे जो अफेक्ट होती है रिएक्शन वो किसके बेस पे होती है, फिजिकल रिएजेंट के बेसिस पे, लाइक सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो इस पे ऐसा कोई सॉल्विंग एक्टिव सॉल्वेंट यहाँ पे अफेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो अफेक्ट कर रहा है वो है यहाँ पे पोलराइज्ड लाइट। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्टेन ऑप्टिकली एक्टिव
2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड हमें तैयार करना है फ्रॉम ऑप्टिकली इनएक्टिव इथाइल मिथाइल मेलोनिक एसिड। अब इथाइल मिथाइल मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? अब सबसे पहले मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला तैयार कर लें। वो क्या होता है, 3 कार्बन्स लेने होते हैं, जिसमें 2 कार्बन जो टर्मिनल पे है वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड, सेंटर वाले कार्बन पे क्या है, इथाइल मिथाइल, एक तरफ इथाइल दूसरी तरफ मिथाइल। उसकी रिएक्शन ब्रूसिन के साथ करवाएंगे। तो 2 ऑप्शंस हैं, जो ब्रूसिन है वो किसके साथ अटैच होगा, कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाएगा, जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों तरफ ऑप्शंस हैं कि लग सकता है ब्रूसिन। एक तरफ लगा दिया ऊपर वाले जो कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां पे, और दूसरा लगा दिया नीचे। तो दोनों ही आपस क्या है, दोनों ही है डायस्टीरियोमर्स। अब दोनों में डी कार्बोक्सिलेशन करवाई जाएगी एट सर्टेन टेम्परेचर, वो है 443 केल्विन। और यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एलिमिनेट होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट किस में से होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री होगा वहीं से CO2 निकलेगा। अदरवाइज जो ब्रूसिन कॉम्प्लेक्स है ये तो अब ऑक्यूपाइड हो गया, अब यहाँ से CO2 का रिलीज होना मुश्किल है। तो यहाँ पे इस केस में कौन सा फ्री है, ये है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बचा। इस केस में ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री है, तो इसमें ऊपर हाइड्रोजन बचा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं विद एनी एसिड। अब हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ये जो ब्रूसिन है वो बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब ये जो बने हैं वो क्या है, दीज आर इनेंशियोमर। डायस्टीरियोमर से क्या बने, इनेंशियोमर बने, इनेंशियोमर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्डन इन्वर्जन। तो वॉल्डन इन्वर्जन में जो लिवोरोटेटरी मेलिक एसिड है फॉर एग्जाम्पल, अब इसे इसके इन्वेंशियोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी में चेंज करने के लिए क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे, इसे सबसे पहले PCl5 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करोगे, तो उसके बाद ये इसके डी फॉर्म में, इसके इनेंशियोमर की फॉर्म में चेंज होगा। मतलब क्या स्टेप्स होंगे, सबसे पहले PCl5 के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पे क्लोरीन लग गया, यहाँ पे H। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, तो क्या होगा, यहाँ पे दोबारा क्या लग जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा, जिससे क्या बनेगा, अब ये अगर इसे और इस दोनों को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो क्या है, जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पे है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसका एनेंशियोमर बन जाएगा। सिमिलरली अगर लिवोरोटेटरी क्लोरोसक्सिनिक एसिड है, अगर इसे इसके डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर इसके एनेंशियोमर में चेंज करना होगा तो क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे, सबसे पहले इसकी हाइड्रोलिसिस विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, मेलिक एसिड बनेगा। अब इसकी रिएक्शन अगर आप करवाओगे PCl5 के साथ, उसके बाद जो बनेगा वो इसका एनेंशियोमर होगा। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो जो Cl ग्रुप है वो राइट हैंड साइड है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्रुप है। तो ऐसे मतलब एनेंशियोमर ऑब्टेन होते हैं। तो क्या है, अगर इसके बारे में पॉइंट्स पढ़ें, लिवोरोटेटरी मेलिक एसिड कन्वर्टेड टू इनेंशियोमर वो डी में चला जाएगा। जो लिवोरोटेटरी क्लोरोसक्सिनिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है इन डी फॉर्म, बिकॉज इनेंशियोमर इज ऑब्टेन, क्योंकि इनेंशियोमर बने हैं। जो कायरल सेंटर है इट मस्ट हैव चेंज इन 1 आउट ऑफ 2 रिएक्शन स्टेजेस। The step in which the inversion of configuration takes place is called Walden inversion। तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि इसकी इन्वर्जन, जैसे कि अगर मेलिक एसिड लेंगे तो इसकी एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में इसकी इन्वर्जन हो गई है। जो इसकी कन्फिग्रेशन थी, कन्फिग्रेशन ही बिल्कुल इन्वर्ट हो गई है। इन्वर्ट हो गई तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। तो वॉल्डन के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वॉल्डन इन्वर्जन। Walden inversion can be done by bimolecular nucleophilic substitution reactions। अब इसमें बायोमोलिकुलर का मतलब क्या है, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें जो बॉन्डिंग चेंज होगी वो 2 स्पीशीज के बीच में होगी, जो कि हम उसे SN2 रिएक्शन के द्वारा हम दिखा सकते हैं। क्यों, आपने SN2 रिएक्शन तो पढ़ी होगी जो साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में होती है। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी न्यूक्लियोफाइल है तो जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का वो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। कार्बन जो कायरल सेंटर है, यहाँ पे किस साइड से अटैक हो सकता है, यहाँ पे कार्बन की कौन सी साइड फ्री है, वो सिर्फ एक ही साइड फ्री है। तो जो दूसरा ग्रुप है, जो दूसरी साइड है वो ऑक्यूपाइड है विद लिविंग ग्रुप, जो कि है हैलोजन ग्रुप, ठीक है। तो जो क्योंकि यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस तरफ से अटैक करेगा, जिससे होगा क्या, जो लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप इज हैलोजन, तो हैलोजन क्या करेगा, दूसरी साइड से उसी टाइम पे वो लीव कर जाएगा।
बट जब लीव करेगा तो होगा क्या, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी। ये सब होगा किस स्टेज में, ट्रांजिशन स्टेट में होगा। देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इट इज मेकिंग बॉन्डिंग विद कार्बन, और उससे होगा क्या, इट इज रिएक्ट हियर, तो इससे क्या होगा, कार्बन की जो वैलेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर चला जाएगा विद हेलोजन ग्रुप। तो वो है क्या कि इसमें क्या है, एल्काइल ग्रुप 2 और एल्काइल ग्रुप 3 में इसके बिटवीन जो एंगल है वो है 120 डिग्री। तो जो ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, इसकी इन्वर्जन हो गई है। इन्वर्जन कैसे हो गई है, इस तरह से इन्वर्जन हो गई है, जो R1 ग्रुप था वो इन्वर्ट होकर दूसरी तरफ, और जो R3 है और R2 है इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, एक्चुअली इनके एंगल में चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पे इसको और इसको, इन दोनों में आप डिफरेंस पता कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो इसके सारे के सारे ग्रुप जो हैं एल्काइल ग्रुप R1 R2 R3 वो इन्वर्ट हो गए हैं। इन्वर्ट हो गए हैं तो इसका मतलब ये क्या है, वॉल्डन इन्वर्जन। अगर आप ये SN2 रिएक्शन कर रहे हो तो इसमें क्या देख रहे हो, आपकी इन्वर्जन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो रही है। लेकिन अगर इसकी बजाय आप SN1 रिएक्शन जो एक स्टेप में होगी, फिर उसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, दूसरे स्टेप में वो लिविंग ग्रुप चला जाता है, तो उस SN1 रिएक्शन में किस क्या रिजल्ट में मिलेगा आपको, रेजमाइजेशन मिक्सचर मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, बाय स्पेशल अरेंजमेंट फ्रॉम द रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर उनके द्वारा लगे हुए जो ग्रुप्स हैं, अब उनके सिंगल बॉन्ड को अगर रोटेट किया जाए तो हमें जो रिजल्ट में मिलेंगे वो डिफरेंट कन्फर्मेशन हमें मिलेगी, जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर उनमें से कोई एक स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी उसे बोलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर। क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलेंगे। Thus, by spatial arrangement from the rotation about single bond among the different conformations of the molecule, the stable one is known as conformational isomers. अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, ऐसी कौन सी रोटेशन करनी पड़ती है, एक जो रोटेशन है उसे बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, दूसरी होती है साहॉर्स्ट प्रोजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे सिंपलेस्ट अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो इथेन होगा। इथेन के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे दिखाएंगे, इथेन क्या होता है, CH3CH3। अब इसे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, सपोज कीजिए ऑब्जर्वर की आई यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वर यहाँ से ग्रुप को देख रहा है, इस पूरे इथेन मॉलिक्यूल के इस तरफ से देख रहा है। तो जो कार्बन, अब एक कार्बन इसके नियरर है, इसकी आई के, ऑब्जर्वर की आई के नजदीक है, दूसरा कार्बन दूर है। जो नियरर पोजीशन पे है तो कार्बन उसे हम दिखाएंगे पॉइंट, इसे हम दिखा रहे हैं पॉइंट के साथ। ये जो कार्बन है वो दूर है टूवर्ड्स द फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, तो उसे हम क्या करेंगे, एक सर्कल्स के साथ दिखाएंगे अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं। देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन को आप यहाँ इस के साथ दिखा रहे हैं, इस बॉन्ड के साथ। ये जो बॉन्ड है इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है, ये जो पॉइंट दिखा रहा है, इसका मतलब है ये कार्बन वो कार्बन है जो ऑब्जर्वर के बिल्कुल नजदीक है, नियर टू द ऑब्जर्वर। अब जो दूसरा कार्बन है, ये जो दूर है कार्बन, उसे दिखाया गया है इस सर्कल के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा सर्कल है, दूसरा कार्बन है, वो इसके पीछे है, वो ऑब्जर्वर से दूर है, तो उसके 3 ग्रुप यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं। तो जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड कौन किस किस के बिटवीन जो है बॉन्ड है, HC और इस C के बिटवीन होगा, और दूसरा जो प्लेन है वो क्या है, CCH। ये जो बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल को बोलेंगे डाइहेड्रल एंगल, जिसको हम थीटा के साथ डिनोट करते हैं। अब हमने इसकी बात क्यों करी, क्योंकि इसी के बेसिस पे बहुत सारी प्रोजेक्शन हमें ऐसी मिलेंगी, ऐसी ज्योमेट्री मिलेगी। ज्योमेट्री मीन्स के ऐसी प्रोजेक्शन मिलेंगे जिसके बेसिस पे हम उस मॉलिक्यूल को बता सकते हैं कि वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। अब बात करी है हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन की, अब हम बात करेंगे साहॉर्स्ट प्रोजेक्शन की। इसे हम एक लाइन के साथ दिखाते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम इसे डायगोनल की शेप में दिखाते हैं, लाइन डायगोनल की शेप में। अब इसमें हम इसे डायगोनली बैकवर्ड दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो लेफ्ट कार्बन, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, जो लेफ्ट साइड पे ये जो कार्बन है, इसका मतलब है ये व्यूअर के बिल्कुल नजदीक है। अगर यहाँ पे आई है तो ये कार्बन जो है ये व्यूअर के बिल्कुल नजदीक है, ऑब्जर्वर के नजदीक है। दूसरा वाला जो राइट हैंड साइड पे कार्बन है वो उस व्यूअर से बहुत दूर है, मतलब कि इसके कंपैरेटिव दूर है, ठीक है।
तो कन्फर्मेशन अगर हमें इथेन की बतानी हो तो एक डायग्राम है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, जिसमें एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है डाइहेड्रल एंगल थीटा। अब थीटा मतलब कि यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्शन मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। अब अगर डाइहेड्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी थीटा वैल्यूज हैं, अब जहां पे ये थीटा 0 है उस टाइम क्या होंगे, उस टाइम जितने भी जो हाइड्रोजन्स होंगे दोनों कार्बन्स के वो पैरेलल होंगे। पैरेलल कैसे, इस कार्बन का हाइड्रोजन और पिछले वाले कार्बन का हाइड्रोजन ये आपस में पैरेलल है, ये दोनों हाइड्रोजन्स दोनों कार्बन के पैरेलल हैं, दोनों कार्बन के ये वाले हाइड्रोजन्स भी पैरेलल हैं, तीनों हाइड्रोजन्स पैरेलल हैं। ये है एंगल थीटा जब 0 पे है। तो ऐसी कन्फर्मेशन को क्या बोलते हैं, ऐसी कन्फर्मेशन को बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। अब ये तो हो गया एट थीटा 0 डिग्री। जब थीटा एट 60 डिग्री हो तो उस टाइम पे आप ये देख सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन है वो पैरेलल ना होकर बिल्कुल अपोजिट पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल, ये दोनों जो हाइड्रोजन्स में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, इन दोनों हाइड्रोजन्स में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री एंगल है, इस ऐसी कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। थीटा 0 पे हमें मिली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है वो हमें मिली है एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे। अब ये तो होगी बात डाइहेड्रल एंगल थीटा की। अगर हम एनर्जी के बेसिस पे देखें, जो एनर्जी जो है, जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो कितना डिफरेंस है। सबसे पहले ये जो थीटा 0 पे ये एनर्जी है, एक पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू यहाँ पे होगी, थीटा 60 पर ये एक पर्टिकुलर एनर्जी है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है अबाउट 12.13 किलो जूल पर मोल, इसका डिफरेंस है। अब इन दोनों में अगर बात करें कि कंपैरेटिव में किसकी एनर्जी कम है, तो ये एनर्जी वैल्यू कम होगी इसके कंपैरेटिव, और ये एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगी। ये एनर्जी वैल्यू किसकी है, जिसकी कम है, वो है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की, और इक्लिप्स कन्फर्मेशन की एनर्जी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। इट मीन्स द एनर्जी ऑफ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज लेस एज कंपेयर टू इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ओके, अब ये क्यों है, कैसे है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा इसे समझ लें। When डाइहेड्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, दोनों हाइड्रोजन से हमने बात करी थी वो पैरेलल हैं, तो कन्फर्मेशन हमें मिली थी एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। जब थीटा 60 डिग्री था तो हमें मिली थी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। एनर्जी डिफरेंस हमें दोनों में मिला था 12.13 किलो जूल पर मोल। एनर्जी ऑफ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इट इज लेस एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ऐसा क्यों, बिकॉज मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्या था, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा सेपरेशन है बॉन्डिंग में। उससे क्या हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन्स दूर है। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं डायग्राम, तो इन दोनों में देखिए कि इसमें ये दोनों ग्रुप्स, जो भी सारे के सारे ग्रुप्स हैं, वो आपस में नजदीक नहीं है, दूर है। लेकिन इस केस में वो नजदीक है क्योंकि वो पैरेलल है। तो दोनों के केसेस में अगर कंपैरिजन करें तो किन ग्रुप्स में ज्यादा रिपल्शन होगी, जो ग्रुप क्लोज है। क्लोज कौन से हैं, जो पैरेलल में है। तो इसका मतलब जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में ग्रुप्स हैं उनमें ज्यादा रिपल्शन होगी उनके एटम्स में एज कंपेयर टू स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब जिसमें रिपल्शन होगी वो स्टेबल तो नहीं होंगे, तो स्टेबल कौन से हुए, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। दूसरा, और इसी की वजह से स्टेबल है क्योंकि वो जल्दी बन रहे हैं और वो एट लोअर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पे बन रहे हैं। Maximum separation of bonding electron in staggered conformation which leads to minimum repulsion between them. But in eclipsed conformation, CH bonds are closer and hence repulsion between electron forming these bonds. इसमें repulsion है, इसका मतलब staggered conformation is more stable as compared to eclipsed conformation. It is important point, इसलिए मैंने इसे बॉक्स में रखा था, तो आप इसे याद समझ लें, और समझने के बाद इसके बेसिस पे रीजनिंग क्वेश्चन तो आ जाता है। एनर्जी डिफरेंस 12.13 किलो जूल पर मोल जो था, वो एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, जितना किसके कंपैरेटिव ज्यादा नहीं है, एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके कंपैरेटिव ये एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। एंड इवन एट लो टेम्परेचर ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन पास फ्रॉम वन कन्फर्मेशन टू अदर।
मतलब जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन थी वो इतनी लो एनर्जी वैल्यू पे है, वो क्योंकि वो स्टेबल है इसलिए इतनी लो वैल्यू पे है कि वो एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से दूसरी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में चेंज हो जाती है। लेकिन एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में, अगर मैं आपको डायग्राम दोबारा से दिखाऊं, एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से दूसरी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के लिए वो डायरेक्ट नहीं होती है। क्यों? देखिए 120 डिग्री पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल दोनों ही सेम है स्ट्रक्चर, दोनों ही स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। 180 डिग्री पे ये दोनों सेम है, मतलब ये थी स्टैगर्ड। तो एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को दूसरी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में एक चेंज होने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के थ्रू पास आउट होना पड़ता है। चाहे उसे इस कन्फर्मेशन के थ्रू पास आउट होना पड़ रहा है, लेकिन ये जो कन्फर्मेशन जो ट्रांसफॉर्म होती है वो रैपिड हो जाती है। तो वही बात हम इसमें लिखेंगे, इट कैन पास फ्रॉम वन कन्फर्मेशन टू अदर ऑल्दो इट हैज टू पास थ्रू इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, बट दिस step is very rapid. Hence, ethane molecule spends most of time in staggered form. कि staggered form से eclipsed form में change होने के लिए बहुत ही rapid step होता है। eclipsed जो staggered conformation होती है वो भी एकदम से होती है। तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा जो मॉलिक्यूल है वो किस इथेन मॉलिक्यूल ज़्यादा टाइम किस फॉर्म में स्पेंड कर रहा है, स्टैगर्ड फॉर्म में, क्योंकि वो स्टेबल भी है। ऐसे ही हम बना सकते हैं ब्यूटेन के लिए। ब्यूटेन का सबसे पहले आप साहॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के दिखाएं, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। एक हाइड्रोजन जो है वो उसे मिथाइल से रिप्लेस कर दें, बाकी सारा सेम है। लेकिन इसमें जो स्टेबिलिटी है फॉर्म्स में उसका थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या है, जब थीटा 0 डिग्री पे है तो कन्फर्मेशन हमें जो मिल रही है पैरेलल ग्रुप्स है, ये है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखें थीटा 60 पे क्या है, इसमें जो ये आपको मिल रही है, इसमें ये फॉर्म देखें, अगर आप बोले कि ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, नो इट इज नॉट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इस स्ट्रक्चर को देखें और जो हमने इथेन में बनाया था वो देखें। अब इन दोनों में 60 डिग्री का एंगल था, उसमें भी 60 डिग्री का एंगल है, लेकिन ये ग्रुप क्या है, इस फॉर्म में है, एक ऊपर ग्रुप दो नीचे। लेकिन इसमें क्या है, दो ग्रुप ऊपर है एक नीचे है। तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है। ये जो यहाँ पे सिमेट्री का डिफरेंस है और पोजीशन ऑफ ग्रुप्स, पोजीशन ऑफ एटम्स का डिफरेंस है और हाइड्रोजन एंड मिथाइल का डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है, स्क्यू कन्फर्मेशन, स्क्यू कन्फर्मेशन। अब इसके बाद अगर अगले एंगल की बात करें 120 एंगल पे, अब दोनों कार्बन्स में जो है इसमें आपको कौन सी फॉर्म मिल रही है, दोबारा से ये फॉर्म एक्लिप्स्ड फॉर्म मिल रही है। अब इसमें क्या है, इन दिस कन्फर्मेशन मिथाइल ग्रुप और ये दोनों जो है एक्लिप्स्ड हैं। एक्लिप्स्ड का मतलब क्या है कि ये दोनों जो है वो आपस में पैरेलल हैं, लेकिन ये दोनों ही ग्रुप सेम नहीं है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब जब थीटा 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, इसमें जो मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन है इसका डिस्टेंस देखें, और इक्लिप्स्ड फॉर्म में मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन जब 120 डिग्री था तो दोनों में देखें तो किसमें ज्यादा डिफरेंस है, ज्यादा दूर कौन कौन से ग्रुप्स हैं, किस फॉर्म में है, वो है जब फॉर्म थी स्क्यू कन्फर्मेशन। लेकिन स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में दोनों ही थोड़े क्लोज हैं एज कंपेयर टू दिस स्क्यू कन्फर्मेशन। तो उसी के बेसिस में हम बता सकते हैं कि इसकी लो एनर्जी है। तो देखिए, रोटेशन ऑफ कार्बन 2 and 3 बॉन्ड यील्ड्स इक्वल टू eclipsed conformation. In this conformation, CH3 and hydrogen are eclipsed, whereas in the earlier eclipsed conformation, 2 methyl groups were eclipsed. अब इसी की वजह से जो ये eclipsed फॉर्म आपको दिख रही थी पैरेलल वाली, it has lower energy as compared to skew conformation. तो इसकी वजह से अगर हम बात करें 180 डिग्री, ये जो 180 डिग्री पे आपको ये डायग्राम दिख रही है, तो ये है एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसमें जो मिथाइल, ये दोनों मिथाइल ग्रुप, क्योंकि अगर मिथाइल और हाइड्रोजन का कंपैरिजन करें दोनों सिमिलर नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में और इस फॉर्म में दोनों में देखें, दोनों में ये जो है 60 डिग्री पे जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं वो दोनों एक दूसरे के पास हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन हो सकती है। लेकिन इसमें देखिए बिल्कुल अपोजिट है दोनों, तो इसमें रिपल्शन का होना बहुत कम पॉसिबल है। इसी की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू दिस। इसी की वजह से इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, 3.6 किलो जूल पर मोल। इफ थीटा इज 180 डिग्री, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर मैक्सिमम अपार्ट, तो कन्फर्मेशन क्या है, एंटी कन्फर्मेशन है। अब इस कन्फर्मेशन को एंटी कन्फर्मेशन बोला गया क्योंकि वो स्क्यू कन्फर्मेशन से बिल्कुल अपोजिट थी। दिस इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन
बिकॉज इट हैज लोएस्ट एनर्जी वैल्यू, क्योंकि स्टेबल कौन सा होगा, जिसकी सबसे कम एनर्जी वैल्यू होगी। फर्दर रोटेशन ऑफ अनदर सेट ऑफ एक्लिप्स्ड एंड स्क्यू कन्फर्मेशन फॉर्म, देखिए आगे 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 एंगल्स बने और दोनों में आगे आगे क्या है, स्क्यू कन्फर्मेशन आपको मिल रही है और इसके साथ इक्लिप्स्ड फॉर्म आपको मिल रही है। ये जो डिफरेंस है दोनों में, एंटी कन्फर्मेशन में और स्क्यू कन्फर्मेशन में डिफरेंस है, वो है 3.6 किलो जूल पर मोल का। एट रूम टेम्परेचर ब्यूटेन इज अ मिक्सचर ऑफ, अगर रूम टेम्परेचर में बात करें, जो ब्यूटेन है वो 72% उसमें एंटी कन्फर्मेशन होती है और 28% उसमें स्क्यू कन्फर्मेशन होती है। इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज कन्फर्मेशन इज रैपिड, इंटर कन्वर्जन इतनी जल्दी हो जाता है कि हम उसे एग्जामिन भी नहीं कर सकते। तो इसमें जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इथेन मॉलिक्यूल की स्टेबलाइजेशन और उसमें कौन सा कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल है। एक्सरसाइज, ड्रॉ एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इन साहॉर्स प्रोजेक्शन। अब इसमें स्टैगर्ड और एक्लिप्स दोनों की बतानी थी, तो आपको ने सिखाया है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बनती कैसे है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन साहॉर्स प्रोजेक्शन में कैसे दिखाएंगे। साहॉर्स में क्या दिखाना होता है आपको डायगोनल लाइन, और न्यूमैन में आपको ऐसे सर्कल करके दिखाना होता है। एक ग्रुप पॉइंटेड में होता है, दूसरी कार्बन सर्कल की फॉर्म में आपको दिखाई जाती है। तो दोनों बनाए। साहॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ टू गॉचे कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, वो इसी बिल्कुल सेम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइहेड्रल एंगल इन दीज कन्फर्मेशन, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कितना डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, ये हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू गॉचे कन्फर्मेशन हैव विद ईच अदर, तो दोनों रिलेशंस कन्फर्मेशंस में ऐसा क्या डिफरेंस रिलेशनशिप आपस में क्या है, दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर है, एक एनेंशियोमर और दूसरा एनेंशियोमर, दोनों एनेंशियोमेरिक पेयर हैं, तो आप बोल सकते हैं दे आर इन एनेंशियोमेरिक पेयर। तो इसके साथ रिवाइज करें कि हमने आज क्या रिवाइज किया है। सबसे पहले हमने देखा कि रेजोनिक मिक्सचर क्या होता है, रेजोल्यूशन कैसे हो सकती है, किन प्रोसेसेस के थ्रू रेजोल्यूशन हो सकती है। उसके बाद क्या जो रेजोल्यूशन है वो पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे सेपरेट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा एसिमेट्रिक सिंथेसिस कैसे होती है और क्या उसकी टाइप्स हैं, उसके विद एग्जांपल हमने बात करी, क्योंकि जब भी आपको एसिमेट्रिक सिंथेसिस आए आपको एग्जांपल के साथ ही बताना होगा। वॉल्डन इन्वर्जन पढ़ा, वॉल्डन इन्वर्जन के बाद हमने उसे ही दिखाया SN2 मैकेनिज्म के थ्रू दिखाया, जो एक ही स्टेप में हो रहा है। उसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा वो है कन्फर्मेशन, इथेन और ब्यूटेन को लेकर हमने बनाया था। ये इथेन के लिए है कन्फर्मेशन, और आगे हमने बनाई थी कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। उसके बाद हमने 4 क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर क्लासमेट्स ऑल्सो, और देखते रहिए हमारा चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।